शेखावत साइंस प्रयागराज चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आपकी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विज्ञान, तकनीकी और पर्यावरण संबंधी प्रश्नों का हल यहीं पर है। तो जल्दी से लाइक, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और ऑल के ऑप्शन पर क्लिक कर दें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। नमस्कार मित्रों, मैं हूं उदय सिंह शेखावत और आप सभी का आपके अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत। आज का विषय है आमाशय तथा आंतों में पाचन, डाइजेशन इन स्टमक एंड इंटेस्टाइन्स। वीडियो के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि मुख में लार मिले हुए भोजन को बोलस कहते हैं, जो चित्र में ग्रीन कलर का आपको दिख भी रहा होगा, जो ईसोफेगस अर्थात ग्रास नलिका या भोजन नलिका से होता हुआ आमाशय में पहुंचता है। ये देखिए, हमारा पूरा पाचन तंत्र, जिसमें ऊपर की ओर भूरे रंग अर्थात ब्राउन कलर का त्रिभुजाकार भाग लीवर है, जिसे यकृत भी कहते हैं। इसके ठीक नीचे हरे रंग का पित्ताशय अर्थात गाल ब्लैडर है, जिसमें पित्त रस अर्थात बाइल जूस का संचय होता है। उसके ठीक बगल में इंग्लिश के अल्फ़ाबेट जे की तरह दिखने वाली आकृति आमाशय या स्टमक है। उसके बाद आमाशय जहाँ छोटी आंत से जुड़ता है, ध्यान से देखें, जहाँ डिओडेनम लिखा हुआ है वहाँ एक छोटी सी पीले रंग की आकृति दिखाई दे रही होगी। वह आकृति अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियाज है। इसके बाद फूले पिचके माला के दानों के समान चौकोर आकृति, जो छोटी आंत को चारों तरफ से घेरे हुए है, वह बड़ी आंत अर्थात लार्ज इंटेस्टाइन है। और उसके घेरे के अंदर कई बार मुड़ी हुई आकृति छोटी आंत या स्मॉल इंटेस्टाइन है। आइए अब पढ़ते हैं आमाशय में पाचन। जैसा कि मैंने बताया था, आमाशय अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट जे की आकृति के समान होता है और यह दिखने में आम के जैसा भी लगता है, तथा आमाशय का मतलब होता है आम के जैसा दिखने वाला आशय। आशय का अर्थ है थैला, अर्थात आम के समान आकृति वाला थैला, जिसे स्टमक भी कहते हैं। स्टमक के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपरी भाग की बात करें तो इसे हृदय के पास होने के कारण कार्डियक भाग कहते हैं। सबसे निचला भाग पाइलोरिक भाग कहा जाता है और मध्य का सबसे महत्वपूर्ण भाग फंडिक भाग होता है। इसी भाग में 3 प्रकार की कोशिकाएं अर्थात सेल्स पाए जाते हैं। नंबर 1 जाइमोजन सेल्स, नंबर 2 ऑक्सेंटिक या पैराइटल सेल्स और नंबर 3 गॉबलेट सेल्स या चषक कोशिकाएं। जाइमोजन सेल्स के अंतर्गत जठर रस आता है, अर्थात जाइमोजन सेल्स के माध्यम से जठर रस का स्रावण होता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी कहते हैं। इसका पीएच मान 1.5 से 3.5 के बीच होता है, अतः यह काफ़ी अम्लीय होता है। इससे 3 प्रमुख एंजाइम्स निकलते हैं, अर्थात जठर रस में 3 प्रमुख एंजाइम्स पाए जाते हैं। नंबर 1 रेनिन एंजाइम, जो दूध के केसीन नामक प्रोटीन को पचाकर कैल्शियम पैराकेसिनेट में बदल देता है, जिससे दूध दही में बदल जाता है। यह एंजाइम बच्चों में सबसे अधिक निकलता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ इसकी मात्रा घटती चली जाती है और अंत में इसका कार्य पेप्सिन द्वारा किया जाने लगता है।
पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जो भोजन के प्रोटीन का पाचन करके उसे पेप्टोन्स और पेप्टाइड्स में तोड़ देता है। तीसरा एंजाइम है लाइपेज। लाइपेज जो कि वसा या लिपिड का पाचन करता है और उसे ग्लिसरॉल तथा फैटी एसिड्स में तोड़ देता है। अगला, ऑक्सिंटिक या पैराइटल कोशिकाओं के द्वारा HCl या हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है जो भोजन को सड़ने से बचाता है, उसमें उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट कर देता है तथा कठोर पदार्थों को गला देता है। HCl बहुत ही हार्ड एसिड होता है, अतः इसके दुष्प्रभाव से आमाशय की भीतरी दीवार को बचाने के लिए चषक कोशिकाओं अर्थात गॉबलेट सेल्स से म्यूकस या श्लेष्म निकलता है जो आमाशय की भीतरी दीवार को ढक देता है, जिससे कि इसमें कोई घाव या अल्सर आदि न हो सके। आगे देखें, जब बोलस ग्रास नली से होते हुए आमाशय में आता है तो इसमें पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स अर्थात क्रमाकुंचन गति होने लगती है। यदि इसे दूसरे शब्दों में कहें तो आमाशय क्रम से नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की ओर पिचकता और फूलता रहता है, जिससे सभी पाचक रस भोजन अर्थात बोलस में अच्छी तरह मिलकर उसकी लुगदी या पेस्ट बना देते हैं। इसे काइम कहते हैं। आमाशय में भोजन कम से कम 3 घंटे और अधिकतम 5 घंटे तक ठहरता है। उसके बाद यह छोटी आंत के डियोडेनम या ग्रहणी भाग में प्रवेश करता है। छोटी आंत की लंबाई लगभग 6.5 मीटर होती है। इसके 3 भाग होते हैं, डियोडेनम, जेजुनम तथा इलियम। इनमें इलियम इसका सबसे छोटा भाग होता है, जिसमें पियरेज पैचेस अर्थात पियरे के चकत्ते या धब्बे पाए जाते हैं। ये एक प्रकार की लसिका गांठें या लिम्फ नोड्स ही होती हैं, जिनका संबंध अक्षीर वाहिनियों अर्थात लैक्टील्स से होता है। अब बात करते हैं डियोडेनम की, जिसकी प्रमुख पहचान है कि इसमें ब्रूनर ग्रंथियां पाई जाती हैं। साथ ही छोटी आंत की भीतरी सतह पर भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों अर्थात न्यूट्रिएंट्स के अवशोषण के लिए, मतलब उन्हें एब्जॉर्ब करने के लिए असंख्य सूक्ष्म अंकुर या अंगुली के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें इंग्लिश में माइक्रोविलाई कहा जाता है। डियोडेनम में लीवर तथा गाल ब्लैडर से आने वाला पित्त रस अर्थात बाइल जूस तथा अग्न्याशय अर्थात पैंक्रियाज से आने वाला अग्न्याशयी रस मिलकर आंत्रीय रस या इंटेस्टाइनल जूस बनाते हैं। यह रस क्षारीय होता है क्योंकि बाइल जूस का पीएच मान 7.3 से 8.5 के बीच होता है तथा अग्न्याशयी रस का पीएच मान 8.6 होता है। जब भोजन आंतरीय रस में मिल जाता है तो इसे काइल कहते हैं और इसके पोषक तत्वों को अवशोषित करके खून में मिला दिया जाता है। यह क्रिया अवशोषण या एब्जॉर्प्शन कहलाती है तथा खून इन पोषक तत्वों को शरीर की प्रत्येक कोशिका तक पहुंचा देता है। कोशिका द्वारा इन्हें अपने जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म में मिला लिया जाता है। यह क्रिया स्वांगीकरण या एसिमिलेशन कहलाती है। आइए अब बड़ी आंत के संबंध में पढ़ते हैं।
इसकी लंबाई 1.5 से 2 मीटर तक होती है तथा इसके 3 भाग होते हैं, सीकम, कोलन और रेक्टम। सीकम से जुड़ा हुआ एक अपेंडिक्स या आंत्रपुच्छ अथवा कृमि रूप परिशेषिका नामक भाग होता है, जिसका कार्य आदि मानव काल में सेल्यूलोज का पाचन करना था, परंतु काफ़ी समय से निष्क्रिय रहने के कारण यह अपेंडिक्स नामक भाग एक अवशेषी अंग अर्थात रेजिडुअल ऑर्गन बनकर रह गया है। बड़ी आंत की फूली पिचकी माला के दानों के समान संरचना हॉस्ट्रा कहलाती है। इसकी भीतरी सतह पर भी गॉबलेट सेल्स पाई जाती हैं, जो चिकने म्यूकस का स्रावण करती हैं, जिसकी सहायता से इसमें आया हुआ वेस्ट प्रोडक्ट अर्थात अपचित भोज्य पदार्थ आगे बढ़ता रहता है। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य जल का अवशोषण करना होता है। छोटी आंत बड़ी आंत के सीकम नामक भाग में इलियोसीकल वाल्व के साथ खुलती है। बड़ी आंत के रेक्टम नामक भाग में भोजन एकत्रित हो जाता है, जहां इसका पीएच मान 6.7 होता है और यहां से समय समय पर इस अपचित भोज्य पदार्थ को बाहर निकाल दिया जाता है। यह क्रिया एक्सक्रीशन या डेफिकेशन अथवा इजेशन कहलाती है। आइए जानते हैं लीवर के बारे में। यह हमारे शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है एवं साथ ही साथ सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। इसका कुल भार 1.5 किलोग्राम के लगभग होता है। इसके चारों ओर ग्लिसन कैप्सूल का आवरण पाया जाता है। इसका प्रमुख कार्य पित्त रस का निर्माण करना होता है, जिसकी सहायता से वसा का पायसीकरण या इमल्सीकरण किया जाता है, अर्थात वसा को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। इसके अतिरिक्त यह हिपैरिन, यूरिया, विटामिन ए, डी आदि का भी निर्माण करता है। लीवर द्वारा भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में किया जाता है और साथ ही साथ यह भोजन का विषहरण अर्थात डिटॉक्सिफिकेशन भी करता है। पैंक्रियाज अर्थात अग्न्याशय हमारे शरीर की मिश्रित ग्रंथि मिक्स्ड ग्लैंड होती है। इसमें अंतःस्रावी तथा बाह्यस्रावी दोनों भाग पाए जाते हैं, जिसमें से बाह्यस्रावी अर्थात एक्सोक्राइन पार्ट द्वारा अग्न्याशयी रस मतलब पैंक्रियाटिक जूस का स्रावण होता है, जिसमें एंजाइम्स पाए जाते हैं, तथा अंतःस्रावी भाग अर्थात एंडोक्राइन पार्ट में लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं पाई जाती हैं। इन्हें आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहते हैं। इनमें उपस्थित अल्फ़ा कोशिकाओं द्वारा ग्लूकागॉन हार्मोन का स्रावण होता है तथा बीटा कोशिकाओं द्वारा इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है। ग्लूकागॉन हार्मोन इंसुलिन का ही सहायक हार्मोन है। इंसुलिन हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर में शुगर का पाचन होता है। यदि इस हार्मोन की मात्रा कम हो जाए तो ब्लड में शुगर का लेवल बढ़ जाता है और मधुमेह अर्थात डायबिटीज़ नामक रोग हो जाता है। आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार। अगले टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं।